एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम यहां पर क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आप सभी को एक एक प्रश्न तैयार करना है और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है उसका एक अलग से बढ़िया प्लेलिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए। और अभी जितने भी 2-2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन वो करा रहा हूं। बाद में मैराथन क्वेश्चन लेकर आऊंगा बच्चों, सीधा सीधा मतलब मैराथन लेक्चर, जिसमें आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। इसलिए तो कहता हूं भाई साहब की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम आपके लिए निरंतर मेहनत करेंगे, बस थोड़ा सा आपका प्यार सपोर्ट बना रहे। और जो बच्चे मान लीजिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि नॉमिनल कॉस्ट पर नोट्स दिया जाता है। जो बच्चे बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते हमारे नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बच्चों, यहां पर आप लोग देखिएगा, बढ़िया सिंपल तरीके से अपन पढ़ते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं या क्या है? विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। थोड़ा सा मैं अलग से एक डायग्राम ले लेता हूं तो बढ़िया होगा। यदि समय हो तो भाई साहब आप बेहतरीन आप समझते चलिएगा, देखिएगा। देखिए, मैं मान के चलता हूं एक मेरे पास पृष्ठ है बच्चों, ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पृष्ठ है बच्चों। अब इस पृष्ठ से जितनी लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उनकी टोटल संख्या, समझिएगा, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से बच्चों जितनी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, यहां से जितनी लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे जाएंगी बच्चों, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा बच्चों, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपकी फ्लक्स कहलाती है, जिसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर समझिएगा, कोई हमारे पास पृष्ठ है, पृष्ठ से लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी टोटल संख्या बच्चों क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। जैसे हमारा ये पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ से लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जैसे मान लीजिए आपका एक प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। और विद्युत क्षेत्र क्यों जनरेट होता है? क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, है ना, काल्पनिक वक्र के रूप में बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए सामने एक आपका पृष्ठ हो गया बच्चों, अब इस पृष्ठ से भी होकर की कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो टोटल संख्या बच्चों वो कहला जाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों? विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहला जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पर आप देखिएगा बच्चों, देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है बच्चों, विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका धनात्मक और एक आपका ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं तो बच्चों विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और जब पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जा रही होती हैं बच्चों तो आपका ऋणात्मक होगा। अब आपको कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, डायग्राम में आपको बताता हूं। देखिए, अभी यहां पर मैं ऐसे कह देता ये प्लस चार्ज था बच्चों, अब मैं कह देता कि माइनस चार्ज है हमारे पास, एक माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, इस प्रकार से माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं बच्चों। ये अब यहां पे कहीं पे मान लीजिए एक छोटा सा पृष्ठ हो जाता और इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती बच्चों, तब ये यहां पे जो विद्युत फ्लक्स होता वो आपका ऋणात्मक होगा। यदि इससे बाहर की ओर जाता विद्युत क्षेत्र रेखा तो फिर वहां पे जो फ्लक्स होगा बच्चों वो धनात्मक फ्लक्स होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। चीजें क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि यहां पे सिद्ध करना था ना, तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ठीक है, चलो
हमारे पास मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र E है बच्चों, और ds क्षेत्रफल से पृष्ठ के अभिलंबत थीटा कोण बनाते हुए चलता है। जैसे यहाँ पे एक पृष्ठ बनाता हूं बच्चों, ये मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ का अभिलंब होगा, इस पृष्ठ का अभिलंब है बच्चों, ये आपका ये पृष्ठ का अभिलंब है। अब मान लीजिए, मान के चलते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती, यहां से थीटा कोण बनाती हुई विद्युत क्षेत्र रेखा ये चली गई। कितना कोण बनाते हुए बच्चों? थीटा कोण बनाते हुए। तब हम इसके लंबवत वाले भाग को लेंगे। देखिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो यदि हम ये आपका विद्युत क्षेत्र है तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों। एक आपका होगा, ये एक आपका होगा ये मतलब लंबवत, और एक होगा क्षैतिज दिशा में। तो जब कोण के सामने वाली भुजा है तो ये आपका ई साइन थीटा होगा बच्चों। क्या होगा? ई साइन थीटा। और बच्चों ये आधार वाला होगा, ये आपका ई कॉस थीटा होगा। क्या होगा? ई कॉस थीटा होगा। तो कहीं ना कहीं यदि हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों? फ्लक्स की बात करते हैं तो कितने क्षेत्रफल से जा रहा है और कितनी तीव्रता से जा रहा है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। कितने क्षेत्रफल से जा रहा है और कितनी तीव्रता से जा रहा है। इसलिए मान लीजिए क्षेत्रफल हमारा ds है, ds एरिया से जा रहा है और उसकी तीव्रता कितनी है आपका बच्चों? ई कॉस थीटा है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाता है बच्चों, ई कॉस थीटा। लेकिन यदि इसका हम सदिश फॉर्म में करें तो ये आपका हो जाएगा फाई। यदि सदिश फॉर्म में बच्चों तो यहां पर हम इसको ऐसा डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, यानी E डॉट ds है बच्चों, ये आपका सदिश फॉर्म में हो गया। लेकिन बोला क्या गया था क्वेश्चन, आप थोड़ा सा देखना कि क्वेश्चन ये बोला था कि यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, सिद्ध करना है। अब बच्चों बोला क्या है कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ, यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर कोई पृष्ठ हो जाए, विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में और पृष्ठ भी उसी दिशा में, थोड़ा समझना। तो जब बच्चों, जब कहने का तात्पर्य हुआ, अरे भैया कहां चले गए, चलो, कहने का तात्पर्य हुआ कि विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इसी डायरेक्शन पे है, पृष्ठ भी उसी डायरेक्शन पर हो गया, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां पर बनेंगी बताओ ना आप। देखो कोण कैसे बनता है, कोण सबसे बड़ी बात है कि थीटा का मान कैसे निर्धारित होता है। थीटा का मान निर्धारित होता है बच्चों, जैसे ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ का अभिलंब होता है, पृष्ठ का एक अभिलंब होता है, ठीक है, पृष्ठ का एक अभिलंब होता है। तो जब बच्चों विद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में, पृष्ठ भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में और पृष्ठ भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो भाई साहब पृष्ठ का अभिलंब तो ऐसा होगा, तो थीटा कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखूंगा कि जब आपका पृष्ठ कैसा हो बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, विद्युत क्षेत्र की, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि समय कम है, की दिशा में हो, तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो फाई बराबर कितना होगा? ई ds cos 90, और cos 90 का मान शून्य होता है बच्चों, इसलिए शून्य हो जाएगा, बस खत्म कहानी। ये आपको लगेगा सर कि विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में, पृष्ठ भी उसी दिशा में, तो 0 डिग्री होना चाहिए, नहीं, पृष्ठ उसी दिशा में, पृष्ठ का अभिलंब ऐसा होता है, अभिलंब के साथ तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, बहुत ज्यादा समय लग गया बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? देखिए बच्चों, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा बच्चों, इनके प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव समान है तो वो समविभव पृष्ठ हो गया। लेकिन बोला गया कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती। यदि मान लीजिए एक दूसरे को काट भी देंगे तो एक ही बिंदु पर दो परिणामी व्यक्त हो जाएगा, लेकिन जो कि संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते, सिंपल है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। देखो ना, मैंने कहा ना कि ये एक दूसरे को काटेंगी, तो यहां पर हर एक क्षेत्र पर ये लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, लंबवत होता है, बिल्कुल लंबवत होता है। लेकिन जब दो काटेंगे तो ये इसका लंबवत इधर आ जाएगा, इसका लंबवत इधर हो जाएगा, तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अपन सुपर फास्ट लेकर आए थे और पहले ही क्वेश्चन में बड़ा समय लग गया। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन कोई बच्चा बताएगा? अगला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैरड को परिभाषित कीजिए। वाह, फैरड यानी धारिता बराबर C बराबर क्या होता है बच्चों? Q/V, या आप ऐसा कह सकते हो Q/V।
अच्छा, ये फैराड का मान यदि मान लीजिए आवेश का मान है 1 कूलाम, क्या बच्चों 1 कूलाम, और जो आपका विभव हो वो आपका 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए 1 वोल्ट हो जाए, तब 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1 फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1 फैराड। यानी आपने क्या समझा कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश, ये आपका 1 कूलाम था, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हुई, या उस चालक पर विभव 1 वोल्ट हो, तब फैराड आपका 1 फैराड कहलाएगा, जो कि बच्चों धारिता होगी चालक की। देखिए, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट का हो जाता है तो धारिता 1 फैराड कहलाती है। इस फार्मूले से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या कहा, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दे तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उस चालक का जो धारिता है वो 1 फैराड कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, 1 फैराड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। चालक की धारिता है क्या, थोड़ा आप समझिएगा। धारिता बराबर C बराबर होता है Q अपान V, ये आपने पढ़ लिया। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक का मान लीजिए ये Q है आवेश की मात्रा, क्या है बच्चों आवेश की मात्रा, क्या है आवेश की मात्रा है, और आपका जो V क्या है बच्चों वो है विभव में वृद्धि। क्या बच्चों, विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि। अभी थोड़ा ऐसा समझ लो, यानी किसी चालक में जितना आवेश देते हैं और उसके विभव में कितनी वृद्धि होती है, इसका अनुपात ही कहलाता है क्या बच्चों, एक प्रकार से किसी चालक की धारिता कहलाएगी। धारिता है एक प्रकार से आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक है उसके पास कितना क्षमता है आवेश ग्रहण करने की, वो बच्चों उसकी धारिता कहलाती है। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो कि उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। ये आप कैसे परिभाषित कर सकते हो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। इससे एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा बच्चों C भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझो, जैसे किसी चालक में यदि आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी जो विभव में वृद्धि होगी आवेश के समानुपाती होता है। यानी जो विभव में वृद्धि बच्चों वो आवेश के समानुपाती होता है, और समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है। और यदि बच्चों आवेश देने पर विभव में इकाई वृद्धि हो जाए, विभव में इकाई वृद्धि हो जाए तो V का मान 1 रखने पर C बराबर Q हो जाएगा। यानी धारिता जो है आवेश के उस आंकिक मान के बराबर है जो कि बच्चों विभव में इकाई वृद्धि कर दे। यदि वह आवेश का मान धारिता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि करता है। और सिंपल धारिता का मतलब होता है किसी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। ये हमने आपको एक अपने लॉजिक से बता दिया है और आप लोग अपने लॉजिक से पढ़ना, यही है आपका नियम, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो सर कुछ अलग आप पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना किसी भी चालक में विभव की वृद्धि उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती है। विभवांतर का मतलब चालक के सिरों पर कितना आवेश दिया जा रहा है। तो हमने कहा भाई साहब आवेश हमने क्यों दिया है, उसके विभव में भी वृद्धि हुई है, समानुपाती है, समानुपाती हटाए तो एक नियतांक लग गया बच्चों। एक नियतांक लग गया, यदि विभव V बराबर 1 हो तो C बराबर Q, यानी C का मान Q के ही बराबर होगा, लेकिन कब, जब विभव में इकाई की वृद्धि हो जाए बच्चों। ठीक है, विभव में इकाई की वृद्धि हो जाए। देखो भी इतना सेटअप सही नहीं है कि हमारे आंख उतने अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देते। अभी लाइट की थोड़ी सेटअप बनाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। चलो इसके प्रभावित करने वाले कारक में देख लेते हैं। पहला है बच्चों चालक की आकृति तथा आकार। एक फार्मूला आप समझना, C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर Q अपान V। V का मान कम होगा बच्चों, V का मान कम होगा तब C का मान बढ़ेगा, सिंपल है। ठीक है, C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज आप याद रखना, यदि V का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा। तो पहला है चालक की आकृति और आकार। तो जब हम आकार बढ़ाते हैं बच्चों, आकार बढ़ाते हैं, ठीक है, आकार बढ़ाते हैं, आकृति बढ़ाते, किसी चालक का आकार बढ़ाएंगे, आकृति बढ़ाएंगे तो विभव का मान कम हो जाता है। विभव का मान क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। विभव का मान किस पर डिपेंड करता है, विभव का मान आवेश पर डिपेंड करता है। आवेश भाई साहब उतना ही है, चालक का मान बढ़ा दिए, चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, आकार बढ़ा दिए तो भाई वहां पे विभव तो कम होगा ही, और जैसे ही विभव कम होता है धारिता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसलिए चालक का आकार बढ़ाने पर इसके विभव के मान में कमी आती है और चालक की धारिता भी बढ़ जाती है। दूसरा इसमें प्रभावित करने वाला कारक है बच्चों आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति।
देखो बच्चों, हमारे पास एक चालक है, ये एक चालक है जो कि प्लस आवेश है, ठीक है। जब बच्चों इसके समीप एक अन्य हमने अनावेशित पदार्थ लाया तो कुछ इसका जो चार्ज है इस पर चला गया। जब चार्ज की कमी होगी तो विभव की कमी ऑलरेडी होगी, और जैसे विभव की कमी हो जाती है धारिता बढ़ जाता है। सिंपल है, यदि आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाए तो उसका विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। जिसको लिखना हो तो लिख भी सकता है। तीसरा बच्चों, आवेशित चालक के समीप अन्य माध्यम, ये अन्य माध्यम रखने पर भी, चाहे आप अन्य माध्यम रखो चाहे कोई अनावेशित पदार्थ रखो, इससे विभव के मान में कमी आती है और चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो 3 प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल ही केवल ये भी एक क्वेश्चन ही है, समझो ये भी एक क्वेश्चन ही है बच्चों। जैसे अभी आपने इसके पहले इसमें 2 क्वेश्चन मर्ज है कि चालक की धारिता क्या है, इसकी परिभाषा दो, है ना, धारिता से 1 फैराड की परिभाषा दो, और प्रभावित करने वाले कारक। चौचक है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र बताओ। फटाफट यहाँ पे करते हैं, 2 मिनट में खत्म कहानी करेंगे बच्चों, ठीक है। एक आपके पास गोलीय चालक है, ठीक है बच्चों, ये गोलीय चालक आपका ए है, ये आपका मान लीजिए सेंटर पॉइंट है आपका ओ है, ठीक है बच्चों, और इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, इस पर प्लस क्यू है बच्चों, कौन सा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज्यादा डीप में लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम आपको समझाना चाहते हैं बच्चों कि चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। आप मान सकते हो कि माना गोली चालक ए है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसको प्लस क्यू आवेश देने से इसके पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश वितरित हो जाता है और ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। समविभव पृष्ठ क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि आवेश का जब वितरण होता है, यदि कहीं पे कम आवेश है तो आवेश क्या होता है, फ्लो हो जाता है, यानी जहां पे अधिक आवेश है वहां से कम आवेश वाले नहीं, जहां पे अधिक विभव है तो कम विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। इस कारण से ये आपका समविभव की भांति, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है बच्चों, एक बिंदु P लेकर चल रहा हूं, तो मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए चालक के पृष्ठ पर कितना होगा विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव, कोई बता सकता है विभव कितना होता है बच्चों? तो इसका फार्मूला है V बराबर 1/4πε0, ठीक है बच्चों। के माध्यम रखना तो रख सकते हैं, आवेश कितना है और R कितना है, ये आपका हो गया चालक के पृष्ठ पर विभव का मान, चालक के पृष्ठ पर विभव का मान हो गया बच्चों। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें धारिता के लिए सूत्र निकालना है। तो किंतु आप लिखोगे किंतु C बराबर क्या होता बच्चों, Q/V, C बराबर Q/V, इसलिए C बराबर हो जाएगा, Q का मान Q ही रहेगा, V का मान आप रख दो 1/4πε0, और बच्चों के आपने माध्यम ले रखा है तो ले लो, और नहीं रखना है तो ना रखो, Q/R। ये K से K कट जाए, Q से Q कट जाएगा बच्चों, जो भी हर का हर है ऊपर जाएगा, तो 4πε0KR। अब बच्चों इसको मैं एक नियतांक मान लो तो C समानुपाती R होता है, सिंपल है, खत्म कहानी, ठीक है। यही गोली चालक के लिए धारिता का सूत्र है। थोड़ा सा हिंदी लिखने का तरीका होना चाहिए, नोट्स में सारा चीज अवेलेबल रहता है, इसलिए बच्चों को कहता हूं कि नोट्स लेना जरूरी रहता है कि भाई साहब इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक गोली चालक है ए है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, प्लस क्यू आवेश देने से आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर, है ना, वितरित हो जाता है, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लग जाता है। इसके बिंदु, है ना, पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर हमने विभव निकाला, किंतु धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V, फार्मूला जनरेट हो गया, खत्म कहानी। चलिए समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जहां पर, है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, वो समविभव पृष्ठ होता है बच्चों। यहाँ पर, है ना, 2 नंबर लगा है, 2 नंबर है नहीं, 2 नंबर में रहना चाहिए, लेकिन पीडीएफ बनाते समय पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बच्चों, समान होता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। चलिए समविभव पृष्ठ को आप लोग थोड़ा समझ लो, आप लोग सिंपल तरीके से। एक ऐसा पृष्ठ आपको बताया हूं बच्चों कि ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, एक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो बच्चों, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो।
अधिक कम हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर अधिक विभव है, 1 पे अधिक विभव और 2 पे कम विभव है, तो ये सिद्धांत होता है कि यदि एक में अधिक विभव और एक कम में विभव है और इन चालकों को जोड़ दिया जाए तो भाई साहब इसमें आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है, आवेश का प्रवाह हो जाएगा अधिक वाले से कम वाले की ओर, जिसके कारण दोनों बिंदु पर विभव समान हो जाता है। तो एक ऐसा पृष्ठ बच्चों जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका डायग्राम जिन बच्चों को बनाना होगा तो बना लेना, क्योंकि डायग्राम भी बहुत जरूरी रहता है भैया। डायग्राम तो मेन है, डायग्राम के बिना काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग बना लो। डायग्राम आप ऐसा बना लो, एक पृष्ठ बना लो बच्चों। ठीक है, इस पे प्लस क्यू आप दे दो, प्लस क्यू चार्ज दे दो, और इस पे मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत निकलती हैं, पूरे में हर जगह प्लस क्यू दे दो। ये आपका समविभव पृष्ठ बन गया है, क्योंकि इससे ही आप प्रॉपर्टी लिखोगे कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो पहला गुण हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत निकलती हैं बच्चों, तो दूसरा गुण हो जाएगा, ये अभिलंबवत निकलती हैं। तीसरा है हर जगह विभव समान है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो ए से बी तक यदि हम आवेश को ले जाएंगे तो किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और एक चीज आपने समझा है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। इसका क्वेश्चन ही आपने देख लिया बच्चों कि यदि दो समविभव पृष्ठ है तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो भैया ये क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, ये मत सोचना कि हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। हम एमपी बोर्ड से हैं लेकिन अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज आपने समझ लिया कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बच्चों, समान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा कि यदि अधिक कम भी यदि विभव होगा तो संभव नहीं है, क्योंकि पृष्ठ जुड़ा हुआ है, आवेश प्रवाह हो जाएगा और विभव समान हो जाएगी। तो भाई साहब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, और ये जो समविभव पृष्ठ होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। और आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए व्यंजक। अब देखो यहाँ पे सुपर फास्ट ला रहा हूं तो पूरा हिंदी नहीं लिखते रहता मैं, क्योंकि भाई साहब मुझे कम समय में कराना है। अब जिसको 2 मिनट में कराना है, कैसे कराना है वो आप लोगों के साथ करेंगे, है ना, आप लोगों के साथ करेंगे, फटाफट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना है। जैसे हमारे पास एक पहला संधारित्र हो गया बच्चों, ये पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। ठीक है, इस पे अपन क्या करेंगे, प्लस चार्ज देंगे इस पर, तो ये आपका प्लस क्यू आवेश देंगे बच्चों। ठीक है, और ये लास्ट वाला आपका पृथ्वीकृत रहता है। सुपर फास्ट कर रहे हैं तो ज्यादा अपन समय लेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, इनमें हम यदि हम प्रेरण की क्रिया से बोलें तो इस पर प्लस चार्ज आता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज आता है बच्चों, इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज, इसमें माइनस। इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है बच्चों, प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, इनके प्लेटों तीसरे नंबर V3 है। धारिता बच्चों C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, C1 C2 और C3 है। ठीक है, तो भाई साहब ये आपका इसका C2 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, C3 है। देखो मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे पास C1 C2 C3 तीन है ना संधारित्र जुड़े हैं। C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र जुड़े हैं बच्चों। C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र जुड़े हैं, है ना, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, जिनका विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि परिणामी विभवांतर कितना होगा तो आप लिखोगे बच्चों, मैं पूरा हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। परिणामी विभवांतर कितना होगा बच्चों, तो आप बता दो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यदि संधारित्रों का धारिता क्रमशः कितना बच्चों, C1 C2 व C3 हो, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि भाई साहब पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। C बराबर Q अपान V पढ़ा बच्चों, C बराबर Q अपान V। तो मैं आपसे कह दूं V बराबर कितना हो जाएगा, तो Q अपान C हो जाएगा। हो तो आपको वो लिखना है बच्चों कि V1 का मान कितना होगा, Q अपान C1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। V2 बराबर कितना होगा बच्चों, Q अपान C2, और V3 बराबर कितना होगा बच्चों, Q अपान C3। और इसको आप समीकरण 1 दे दो और समीकरण 1 में मान रख दो।
समीकरण 1 में मान रखने पर बच्चों, समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखोगे जब, तो v बराबर कितना हो जाएगा, q/c1 प्लस q/c2 प्लस q/c3 ले लो। अब सभी में से q बाहर ले लो, तो जब q बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बच्चों यहां पर आप समझना, यदि परिणामी धारिता यानी संयोजन का परिणामी धारिता C हो, तो यदि परिणामी धारिता कितना हो, संयोजन का परिणामी धारिता, तो बच्चों हिंदी आप लोग लिखते रहना, यदि परिणामी धारिता C हो तब बच्चों V बराबर कितना होगा, V बराबर Q/C होगा, V बराबर Q/C। तो V के जगह Q/C रख दो, तो Q/C बराबर Q 1/C1 1/C2 1/C3। भाई Q से Q काट दो बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये चीज यहां पर केवल रिवाइज कराया जाता है सुपर फास्ट, हमारा एक पेज में खत्म, बाकी 1-2 पेज है बच्चों, इसका पूरा हिंदी लिखना रहता है, पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाने का काम करूंगा। बाकी आप लोग नोट्स के सहारे पढ़ाई करेंगे, तो नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर है, मात्र 100 रुपए चार्ज ऑल चैप्टर के नोट्स, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। इसका हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, खत्म कहानी। इसके बाद हम आप लोगों के लिए निरंतर अगले चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे। हम ये नहीं देखते बच्चों कि अब कौन सा चैप्टर है, जो हमें मोस्ट लगता है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो कराते हैं, और अदर सब्जेक्ट के भी आते रहेंगे। लेकिन हाँ, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।